देखिए भाई, आपका जो टेस्ट पेपर नंबर जो था 7, उसके क्वेश्चन देखें आप। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। एक हल्के और एक भारी पिंड के संवेग समान है, तो ध्यान रहे फॉर्मूले में क्या आना चाहिए, संवेग आना चाहिए। तो क्या पूछ रहे हैं, किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। तो देखो भैया, गतिज ऊर्जा E बराबर क्या लोगे, पी स्क्वायर अपॉन में 2m। संवेग समान है, इसका मतलब E इज प्रोपोर्शनल 1 अपॉन में जिस पिंड के लिए किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी, जिसका m कम होगा उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी हल्के पिंड की ज्यादा होगी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर आएगा इसका। हाँ, नोट कर लो। पेपर होगा ना आपके पास इसका? हाँ, तो पेपर है तो उसी में कर लो ना। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा आप इसका। 1 ग्राम और 4 ग्राम के दो पिंड समान गतिज ऊर्जा से गति कर रहे हैं, इनके रेखीय संवेगों की निष्पत्ति यानी कि अनुपात। तो देखिए, संवेग P बराबर क्या होता है, √2mE होता है। समान गतिज ऊर्जा से, गतिज ऊर्जा समान है मतलब P समानुपाती रूट ऑफ क्या हो गया, m, यानी P1 अपॉन में P2 रूट ऑफ M1 अपॉन में M2। कितने कितने ग्राम के हैं, 1 ग्राम और 4 ग्राम, 1:2। थर्ड ऑप्शन। आप तो पिक लेते जाओ साथ साथ, है ना पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विस्फोट होने के पश्चात एक वस्तु दो असमान द्रव्यमान के टुकड़ों में टूट जाती है, तब ध्यान रहे भैया संवेग तो संरक्षित रहेगा। तो संवेग संरक्षित रहता है तो जो वेग होता है वो द्रव्यमान के क्या रहेगा, व्युत्क्रमानुपाती। तो देखो क्या कह रहे हैं, दोनों टुकड़ों के संवेग आंशिक रूप से समान होंगे। अरे भाई, संवेग तो कांस्टेंट रहता है, बिल्कुल सही बात है। दोनों टुकड़ों, तो असमान द्रव्यमान टुकड़ों टूट जाती है, दोनों टुकड़ों के संवेग आंशिक रूप से समान होंगे। हल्के भाग का संवेग अधिक होगा, भारी भाग का संवेग अधिक होगा। दोनों भाग गति ऊर्जा संवेग क्या होगा, समान होगा। हाँ बिल्कुल संरक्षित रहती है। संवेग क्या रहेगा इसमें, कांस्टेंट है। आंशिक रूप से, अच्छा, इनका क्या है, परिमाण जो है वो समान रहेगा भी, है ना। अगला देखें, यदि किसी कण की गति ऊर्जा 2 गुनी कर दी जाए तो इसका संवेग क्या हो जाएगा, P बराबर देखो √2mE होता है। इस फॉर्मूले से स्पष्ट है, अगर इसे 2 गुना कर देंगे तो ये संवेग कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अरे साफ दिख रहा है। अरे संवेग अगर गति ऊर्जा को 2 गुना करोगे, 2 कर दो आगे, तो इसका मान कितना आएगा, √2 आएगा ना सामने। ये रूट लगा हुआ है देखो, तो इसको 2 गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो है √2 गुना हो जाएगा। सोल्व करके बताऊं, देखो पूरा सोल्व कर देता हूं, ये लो, ये लिए आपके लिए पूरा सोल्व कर देते हैं। आप कह रहे हो तो देखो इधर, देखो भैया, कण की गतिज ऊर्जा दुगनी कर दी जाए तो इसका संवेग P समानुपाती √E होता है, सही है। ये हो जाएगा P डैश अपॉन में P बराबर √E डैश अपॉन में E। पहले संवेग P था, अब P डैश है। पहले गति ऊर्जा E थी, अब गति ऊर्जा कितनी कर दी है, दुगनी। अगर दुगनी कर दी है तो देखो E से E कैंसिल, तो संवेग P डैश बराबर √2P, यानी संवेग कितना गुना हो गया, पहले का √2 हो गया। ये तो बताया मैंने, है ना, नोट कर लीजिए। आ गया। नेक्स्ट देखो, किसी तोप से चलाए गए गोले की वायु में विस्फोट हो जाता है,
तो अब इसकी कुल गतिज ऊर्जा बढ़ेगी भैया, बिल्कुल सही बात है। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि बारूद की जो रासायनिक ऊर्जा है वो किसमें बदल जाएगी? गतिज ऊर्जा में। तो याद रखना, बारूद की या गोले की जो भी है रासायनिक ऊर्जा वो किस में चेंज हो जाएगी? गतिज ऊर्जा में। हो गई? नहीं, ये तो विस्फोट के बाद की पूछ रहा है। विस्फोट, हाँ। रासायनिक ऊर्जा किसमें बदल गई? गतिज ऊर्जा के रूप में। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लड़की झूल रही है जिसकी जमीन से अधिकतम ऊंचाई 2.5 मीटर और निम्नतम 1.5 मीटर है। ऊर्जा संरक्षण पर आधारित क्वेश्चन है। तब उसके झूलने का अधिकतम वेग क्या होगा? ये क्वेश्चन तो कर सकते हो आप। देखो, देखिए भाई, ये अपन ले लें, ये झूला रहा, यहां से ये यहां आ गया। देखो ध्यान देना आप। अब यहां से यहां वाली अगर स्थिति के अंदर ये आ जाते हैं, देखो भैया, इसकी जमीन से अधिकतम ऊंचाई ये तो है 2.5 मीटर और निम्नतम यानी कि ये ले लेते हैं 1.5 मीटर। हो गई नहीं हो गई भाई? जमीन के सट के तो चल नहीं रहा है झूला, उसके झूले का वेग। अब सुनो भैया, यहां जब वो इस बिंदु पर है, इन दो बिंदुओं के नाम दे दो आप अलग अलग। इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी। बिंदु ए पर जितनी ऊर्जा होगी उतनी ऊर्जा कहां होनी चाहिए? बिंदु बी पर होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बिंदु ए की अगर मैं बात करूं, सवाल इधर बता रहा हूं मैं, देखो बिंदु ए की बात करें तो इसके पास स्थितिज ऊर्जा तो क्या है? एम जी। एच का मान कितना है? 1.5 प्लस गतिज ऊर्जा ले लेते हैं हाफ एम वी का स्क्वायर बराबर। अब नीचे से ऊपर जा रहा है तो गतिज ऊर्जा किस में चेंज हो रही है? स्थितिज ऊर्जा में। तो अब ऊंचाई पर केवल कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा। अधिकतम ऊंचाई पर यही होता है, तो ये हो जाएगी एम जी। कितनी ऊंचाई है? 2.5। गतिज ऊर्जा कितनी है वहां? 0। अब इसकी मैथमेटिक्स सोल्व करो आप, सिंपल मैथमेटिक्स, और वो आप आराम से कर लोगे। देखो कैसे? एम देखो कॉमन आ रखा है। अरे भाई, अरे एम तो कॉमन आ रखा है, इसमें तो जी है ही नहीं। खैर चलो, एम जी को पूरे को कॉमन ले दो, क्या दिक्कत है ना? एम जी को पूरे कॉमन ले सकते हो। जी का मान दिया हुआ है 10 दे रखा है, दिक्कत ही नहीं है। एम तो कॉमन आगे कट जाएगा, कैंसिल हो गया। जी का मान 10 रख दो ना, इसमें जी नहीं है ना? यहाँ जी का मान क्या रख दो? 10। ये हो गया है 1.5। एम मैंने लिखा है, बताओ क्यों नहीं लिखा है एम? क्योंकि एम तो कॉमन आगे कट गया ना भाई। एम तो क्या आ गया? इधर एम आ गया, इधर एम आ गया, इधर एम आ गया, ये आ गया प्लस वी का स्क्वायर, रहने दो वी का स्क्वायर, अपॉन में 2 इज इक्वल टू जी का मान 10 और ये 2.5। ये कितने हो गए? 15। वी स्क्वायर बाई 2 कितने हो गए भैया? 25। 25 15 को इधर ले जाओ, कितने बच गए? 10। 10 ही तो बचे, ये अपॉन में 2 है। कितना हो गया भैया? v इज इक्वल टू √20 मीटर पर सेकेंड। या तो आंसर ये होगा या फिर इसे यूं लोगे आप 5√4 कह सकते हो, यानी 2√5 मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन आ रखा है? सेकेंड, है ना? यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण लागू होता है जहां जहां संरक्षी बल है, जैसे गुरुत्वीय बल, विद्युत बल, संरक्षी बल के लिए लागू होती है। एक बार और देखो, हाँ, चुंबकीय बल भी संरक्षी बल है ना? देखो ये निम्न वाले बिंदु पर थी, उच्चतम बिंदु पर आई, तो निम्नतम बिंदु पर कुल ऊर्जा क्या है उसकी? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा हो गई।
यही ऊर्जा कहाँ होगी? बिंदु बी के ऊपर। लेकिन बी के ऊपर अपन क्या देख रहे हैं? केवल स्थिर ऊर्जा होगी, गति ऊर्जा 0 होगी। ऊर्जा संरक्षण से निकाल लिया अपन ने। हाँ हाँ, बिल्कुल वही बात है। बिल्कुल, एक ऊर्जा बढ़ रही है, दूसरी घटेगी, सीधी सी बात है। हाँ, ऊपर से नीचे आते हैं तो इस ऊर्जा गति ऊर्जा में बढ़ती है, यानी इस ऊर्जा कम होती है, इस ऊर्जा में जितनी कमी होगी गति ऊर्जा में उतनी वृद्धि होगी। और नीचे से ऊपर जाने पर गति ऊर्जा में जो कमी होगी वो इस ऊर्जा में वृद्धि होगी। 2m और m द्रव्यमान के दो पिंडों के गति ऊर्जाओं का अनुपात इतना है, संवेगों का अनुपात क्या होगा? देखो, P बराबर √2m e होता है। द्रव्यमान भी दिया हुआ है, तो P1 अपॉन में P2 रूट ऑफ, पहले का द्रव्यमान तो कितना है? 2m, ऊर्जा कितनी है? 8, फिर दूसरे का m, और ये 1 है। m से m को कैंसिल करो, 4:1 आ जाएगा ना। 8 दूनी 16 हो गया, 16 का रूट निकाल लो। v वेग से गतिशील एक वस्तु के संवेग और गति ऊर्जा का आंकिक मान समान है, तो v का मान क्या होगा? बताओ। देखो फटाफट से आप कोशिश करो इस क्वेश्चन की, बहुत इजी क्वेश्चन है, छोटा सा। अवनीश जी, अपनी जो नेक्स्ट जो क्लास अपनी होगी, उस नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन 3 कंटेंट्स अपन पढ़ेंगे। एक तो डंपेड ऑसिलेशन, और या तो फ्राइडे को या फिर थर्सडे को क्लास हो जाएगी, है ना। संडे को टेस्ट है इसलिए क्लास हो जाएगी। एक उसके सिलेबस में है, आपके दे रखा है मैक्सवेल की समीकरण है, वो भी मैं उस दिन करा दूंगा। 3 टॉपिक अपन करेंगे, और एक है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 3 टॉपिक है जो अपन फ्राइडे या थर्सडे के दिन किसी एक दिन, यानी सैटरडे से पहले हो जाएगा अपना। संडे को टेस्ट में आएगा आपके, सिंपल टॉपिक है, इजी टॉपिक है, उसको कर लेंगे अपन ना। हाँ बताओ इस क्वेश्चन को। विवेक से गतिशील एक वस्तु के संवेग और गति ऊर्जा का आंकिक मान समान है, कर सकते हो? देखो, गति ऊर्जा का आंकिक मान तो है 12mv², और संवेग का मान होता है mv। वस्तु एक ही है, ये लो, m से m तो कैंसिल करो ना, तो बताओ v² बराबर, अरे v है यहां तो v का स्क्वायर क्यों कर दिया? अब बताओ भैया, ये v²/2 इज इक्वल टू केवल क्या रह गया? इधर तो v है, v से v को भी कैंसिल कर लो, तो v/2 इज इक्वल टू 1। 2 आ गया कि नहीं आ गया? है ना। अरे दोनों को बराबर कर दो, आंकिक मान है क्या? 2, ये रहा। एक दिन मैराथन क्लास ले लो फिजिक्स। अवनीश जी, अपन उस दिन 3 टॉपिक ही करेंगे। वो 3 टॉपिक हैं रिलेटिविटी, और एक टॉपिक है डंपेड ऑसिलेशन, और एक टॉपिक है कौन सा? मैक्सवेल की इक्वेशन। ये 3 टॉपिक हो पाएंगे, 1 घंटा इसी में लग जाएगा आपका। यदि किसी वस्तु का संवेग 100% बढ़ा दिया जाए तो गति ऊर्जा में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? ये लो, E बराबर 1 + P/100, इसका स्क्वायर -1 × 100। निकालो, देखो फटाफट से कितना आ रहा है। बिल्कुल 300 आएंगे। संवेग में कितनी कर रहे हैं? 100% की, × 100। भाई 100 से 100 कैंसिल, 1 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से गया 3, 3 को 100 से गुणा किया, 300% हो गया। %300 हो गया।
समान ताप पर दो गेंदें टकराती हैं, क्या संरक्षित रहेगा भैया? संवेग हमेशा ही संरक्षित रहेगा, किसी भी ताप पर टकराओ, किसी से कोई मतलब ही नहीं। संवेग हमेशा क्या रहना है इसमें? संरक्षित रहना है ना। कैपिटल एम द्रव्यमान का एक पिंड v वेग से दीवार से टकराकर, देखो ये भैया दीवार है, सुनो देखो क्वेश्चन को, ये कोई कैपिटल एम द्रव्यमान का पिंड है, v चाल से, स्मॉल v चाल से यूं आ रहा है, वापिस उसी वेग से वापिस जाएगा, तो माइनस एम वी हो गया कि नहीं हो गया? ये पूछ रहे हैं संवेग में परिवर्तन, यानी कि डेल्टा पी, तो भैया पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल कितना है? माइनस कैपिटल एम स्मॉल वी, माइनस कैपिटल एम स्मॉल वी, शुरू का तो यही है, तो कितना हो जाएगा? 2m स्मॉल वी। फोर्थ ही आ गया। हो गया फोर्थ वाला। अभी देखते हैं कौन सा क्वेश्चन। दो समान द्रव्यमान, अरे भाई जब लाइन ही समान द्रव्यमान की कह दी है, एक का वेग 3 है और दूसरे का इतना है, अब ये भैया टक्कर के बाद क्या हो रहे हैं, इनके वेग आपस में बदल जाएंगे, यानी कि जहां 3 आ रहा है पहले, वहां क्या हो जाएगा? पहले -5, ये हो जाएगा। भाई द्रव्यमान समान होने पर टक्कर के बाद वेग आपस में क्या होते हैं? बदल जाते हैं। जस्ट पलट जाते हैं। नहीं, नो को रिपीट, क्वेश्चन नंबर 9 को रिपीट करें। 9 को अब लास्ट में देखेंगे अपन, अवनीश है ना। 9वां क्वेश्चन क्या था? अच्छा अच्छा, एक गेंद को 2 मीटर की ऊंचाई से गिराने पर पृथ्वी की सतह से टकराने के पश्चात 1.5 मीटर की ऊंचाई तक उछलती है, तो ऊर्जा क्षय कितना होगा? भैया सबसे पहले देखो ऊर्जा में हानि कितनी हुई? 2 की जगह 0.5 की हो गई। अरे 0.5 की हो गई ना ऊर्जा, ऐसे निकालो ना, 0.5 की हो गई, 2 से 1.5 बची है अपने पास, तो ऊर्जा में हानि 0.5, प्रारंभिक ऊर्जा कितनी? 2 इंटू क्या कर दोगे? 100, परसेंटेज निकल गई ना। ऊर्जा में हानि बटे प्रारंभिक मान इंटू 100, mg से mg तो कट ही जाता है, कितना हो जाएगा? 25 आ गया क्या? बिल्कुल, 2 से 100 को ये हो गया 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 5 कितने आ गए? 25%। हो गया है। अगला क्वेश्चन देखो भैया, ये भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। 3 समरूप गेंद हैं, ध्यान देना, ए बी और सी को एक टेबल पर सरल रेखा के अनुदिश रखा गया है, बी व सी प्रारंभ में विराम में है, ये भी स्थिर है, ये भी स्थिर है। गेंद ए चाल 10 मीटर पर सेकंड से गेंद बी पर सीधे टक्कर करती है। अब सुनना, सबके द्रव्यमान समान है, ठीक है ना, समरूप गेंद बोला है इसने, तो भैया ये 10 मीटर पर सेकंड के वेग से आ रही है, सुनो, तो इसका हो जाएगा 10 और इसका हो जाएगा 0। अब इसके बाद ये इससे टकराएगी, तो इसका तो हो जाएगा 0 और फाइनली इसका वेग कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड, यानी ए और बी तो स्थिर हो जाएंगी। अब आंसर देखो, ए तथा बी विराम में हो जाती है और सी का प्राप्त वेग होगा, हो गया देख, ये 10 मीटर पर सेकंड के वेग से इस स्थिर से टकराएगी, तो ये तो हो जाएगी अब स्थिर, इसको वेग मिल जाएगा 10। अब ये आगे जाएगी 10 की स्पीड से, ये स्थिर हो जाएगी, ये वेग किसको मिल जाएगा? सी को। कितने इजी क्वेश्चन थे ना, बस, है ना, बढ़िया कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है सारे। अब देखो अगला प्रश्न, कैपिटल एम द्रव्यमान का एक अंतरिक्ष यान वी वेग से गति कर रहा है भैया, ये कोई
कैपिटल द्रव्यमान का है, स्मॉल v वेग से गति कर रहा है। सुन लो, ये अचानक से समान m द्रव्यमान के एक टुकड़े में तो ये टूट गया, तो दूसरा जो टुकड़ा बचेगा अपने लिए तो कैपिटल m माइनस स्मॉल m रह गया। इसके बराबर आप कर सकते हो, लेकिन आंसर जिस फॉर्मेट में कैपिटल M माइनस स्मॉल m हो गया, समान भाग है। दोनों दे रखे हैं तो कैपिटल M माइनस स्मॉल m लेंगे अपन, क्योंकि आंसर कैपिटल M के फॉर्मेट में आएगा, क्योंकि पहले वो दिया हुआ है अपन को। अब सुनो, यह अचानक द्रव्यमान स्मॉल m के दो टुकड़ों में टूट जाता है। विस्फोट, विस्फोट के पश्चात स्मॉल m द्रव्यमान का एक भाग स्थिर हो जाता है, तो भैया ये तो स्थिर हो गया, इसका संवेग तो हो गया 0। अब संवेग का सिद्धांत ये कहेगा कि उसके फटने से पहले का कुल संवेग तो क्या है, कैपिटल M स्मॉल v बराबर स्मॉल m इंटू 0 प्लस कैपिटल M माइनस स्मॉल m। इसका वेग मान लिया अपन ने v डैश है, तो बताइए v डैश बराबर कैपिटल M स्मॉल v अपोन में कैपिटल M माइनस स्मॉल m। कौन सा आ रहा है? देखो m/2 बांटोगे, यहां पर ऐसा है, इस तरह से होगा। यह अचानक द्रव्यमान स्मॉल m के दो टुकड़ों में, ये दो टुकड़ों के बजाय ये होगा एक स्मॉल m द्रव्यमान के टुकड़े में टूट रहा है, यूं है। हाँ, इसमें लैंग्वेज के हिसाब से फिर गड़बड़ हो जाएगा ये, क्योंकि वो तो 0 हो गया। क्या हो जाएगा फिर आपके हिसाब से, कैपिटल M स्मॉल v बराबर स्मॉल m v डैश, तो v डैश बराबर कैपिटल M स्मॉल v अपोन में स्मॉल m, ये तीसरा बनेगा। लेकिन आंसर इसमें ये रहेगा अपने पास, कौन सा निकाला अपने, एम वी। यहाँ की लाइन ये गड़बड़ है इसकी, ये ऐसे आया, देखो इधर देखो, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, सारे संरक्षण सिद्धांत के तो क्वेश्चन थे भाई। उसके फटने से पहले कुल संवेग क्या था, कैपिटल M स्मॉल v। फटने के बाद एक टुकड़े का द्रव्यमान m हुआ, दूसरे बचे हुए टुकड़े का द्रव्यमान क्या हो गया, कैपिटल M माइनस स्मॉल m। इसमें लाइन में ये होना चाहिए था, यह अचानक द्रव्यमान स्मॉल m के एक टुकड़े में और शेष भाग, तो शेष भाग का वेग क्या होगा, ये आता। अगला आ जाओ, देखो ये भी क्वेश्चन बड़ा मजेदार है भाई। ये क्वेश्चन अच्छा कैसे, दो द्रव्यमान है, सुनना गौर करना। एक का द्रव्यमान ma है, एक का द्रव्यमान क्या है, mb है। विपरीत दिशा में va और vb वेग से गतिशील है और परस्पर प्रत्यास्थ टक्कर करते हैं। टक्कर के पश्चात ma और mb क्रमशः vb और va वेग से गति करने लगते हैं। अब गौर करो आप, वेग परस्पर बदल गए, नहीं बदल गए, देखो। अरे a वाले का वेग क्या था, va था पहले, b वाले का वेग बाद में क्या हो गया, a हो गया, यानी कि वेग आपस में बदल गए। इसका मतलब ma और mb क्या है, बराबर है, यानी कि वेग परस्पर इसका m है द्रव्यमान, इसका mb है। पहले वेग इसका va था, इसका वेग vb था, बाद में वेग देख, a वाले का b हो गया और b वाले का क्या हो गया, a हो गया। वेग परस्पर परिवर्तित हो गए, यानी कि वेग आपस में क्या हो गए, बदल गए। वेग परस्पर परिवर्तित हो गए। वेग परस्पर परिवर्तित कब होते हैं, द्रव्यमान समान हो। इसका मतलब a का द्रव्यमान और b का द्रव्यमान क्या है, वेग परस्पर बदल गए या परिवर्तित हो गए, ये कह सकते हैं, इंटरचेंज हो गए दूसरे को। तो इसका मतलब इनके द्रव्यमानों का अनुपात क्या आ जाना चाहिए, एक है क्या, पहला ही है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन गया। इनके वेग क्या है, परस्पर बदल गए, ए का बी हो गया और बी का क्या हो गया, ए हो गया। इसका द्रव्यमान क्या है, समान है। आप बताओ इनमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन था जो आपको पढ़ा हुआ नहीं था, है ना। टॉपिक आपके सारे पढ़े हुए हैं, सारे टॉपिक देख लो, वही सारे वही कॉन्सेप्ट है, द्रव्यमान समान हो तो वेग बदलेंगे। सोल होने के बाद समझ में आता है। देखो आगे,
समान द्रव्यमान, फिर देखो लाइन आ गई, 40 किलोग्राम की दो वस्तुएं विपरीत दिशाओं में गतिमान है, एक का वेग 10 मीटर पर सेकेंड, दूसरी का 7 मीटर पर सेकेंड है। यदि प्रत्यास्थ रूप से टकराने के पश्चात संयुक्त होकर गति करें तो इस संयोजन का वेग क्या होगा? देखो क्या, कितना 8 तो यही नहीं, इसमें 8 तो यही नहीं। देखो अरे सुन तो सही भाई, समान द्रव्यमान 40 किलोग्राम की दो वस्तुएं, सुन लो भैया, अरे रुक तो सही दे। एक वस्तु ये रही 40 किलोग्राम की, दूसरी वस्तु ये रही, ये भी है 40 किलोग्राम की। सुनता जा, विपरीत दिशाओं में गतिमान, एक का वेग, इसका जो वेग है u1 10 मीटर पर सेकेंड है, इसका वेग है 7 मीटर पर सेकेंड है। यदि प्रत्यास्थ रूप से टकराने के पश्चात एक हो जाती है ना। अब सुनो भैया, टकराने के बाद दोनों जुड़ करके एक वस्तु बन गई है, ये m1 और ये m2 वाली, और इसका संयुक्त का वेग क्या मान लिया मैंने? v हो गया। ये तो द्रव्यमान कितना है मेरे पास, चलो 40 तो है, ये m1 m2 ले लेते हैं ना, ये है m1 और ये है क्या m2। संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि इनके टकराने से पहले का कुल संवेग बराबर होगा टक्कर के बाद का कुल संवेग। टकराने से पहले इस पिंड का संवेग m1 u1 और फिर दूसरे पिंड का संवेग m2 u2, लेकिन आगे माइनस क्यों? विपरीत दिशा बोल दी है, इसलिए एक ही दिशा होती तो प्लस करता मैं। इजिकल टू आ जाओ अब आगे, दोनों का मिलकर के एक ही द्रव्यमान है m1 प्लस m2, आमने सामने आ रही है, एक के पीछे एक नहीं। अब देखो, अब अपने पास सारे मान रखो आप, सुनो, m1 का मान कितना है भैया 40, u1 का मान कितना है 10 माइनस 40, u2 का मान 7, 40 प्लस 40 और ये हो गया v। वैल्यूज रखो, देखो 400 माइनस 7 28 280 कितने बचे? 120, 40 40 80 v, 120 बटे 80, 0 से 0 कैंसिल, 3 बटे 2 यानी कि 1.5 मीटर पर सेकेंड है क्या? एग्जाम एक दो क्वेश्चन के तो होती है ऐसी कहानी। अच्छा, ये आदत पड़ जानी चाहिए, पेपर में भी जगह नहीं मिलती इसलिए। हाँ, नोट कर लिया ये कौन सा है, 17 नंबर पे आ गया क्या? नेक्स्ट आ जाओ, द्रव्यमान स्मॉल m का एक गतिशील गुटका 4m द्रव्यमान के किसी दूसरे स्थिर गुटके से टक्कर करता है। टक्कर के पश्चात हल्का गुटका विराम अवस्था में आ जाता है। यदि हल्के गुटके का आरंभिक वेग v है तो प्रत्यावस्थान गुणांक E का मान कितना होगा? देखो भैया, न्यूटन का टक्कर का नियम पढ़ा है आपने, E इजिकल टू होता है v2 माइनस v1 बटे में u1 माइनस u2। मैंने v2 माइनस v1 अपन में u1 माइनस u2 लिखा है, गौर करो, है ना, ये सही लिखा है। अब देखो, अगर मैं इसे v1 माइनस v2 करता तब आगे माइनस लेता। अब देखिएगा आप इसमें क्या क्या कह रखा है, आपको क्या क्या दिया हुआ है पहले वो देखो आप। द्रव्यमान स्मॉल m का यानी m1 बराबर तो m है, 4m द्रव्यमान के m2 बराबर कितना हो गया 4m। स्थिर गुटके से u2 का मान 0 हो गया। टक्कर करता है, टक्कर के पश्चात हल्का गुटका विराम में आ जाता है। अच्छा,
एम द्रव्यमान किसी दूसरे स्थिर गुटके से करता है, टक्कर के पश्चात हल्का गुटका यानी पहला वाला गुटका विराम में आ गया तो V1 0 हो गया यार, V1 0 हो गया। अब सुनो, यदि हल्के गुटके का आरंभिक वेग v है, u1 बराबर v है, तो प्रत्यावस्थान गुणांक E कितना है। अब देखो अपना फॉर्मूला, इसमें v1 है अपने पास, है 0 है, u1 है वो v दे रखा है, u2 है 0 है, लेकिन नहीं है तो कौन, v2 नहीं है। इसका मतलब टक्कर के बाद v2 ज्ञात करो। अब v2 कैसे निकालेंगे टक्कर के बाद का, देखो टक्कर के बाद का वेग v2 बराबर, फॉर्मूला बोलो, v2 बराबर 2m1 u1 प्लस u2 बोलो, कॉपी में देख लो फटाफट से, आपके फॉर्मूला लिखा हुआ है। क्या निकालना पर v2 ना, 2m1 u1 प्लस u वगैरह नहीं आएगा क्या, देखो बिल्कुल सही कह रहे हैं ये, अरे वो एक ही बात है। फिर m2 माइनस m1 होगा, देखो अब अपोन में आएगा फॉर्मूले के अंदर m1 प्लस m2, यही आएगा। देख लो आप अपनी कॉपी में, जब v1 निकालते थे तो v1 के लिए था 2m2 u2 प्लस u1, m1 माइनस m2 अपोन में m1 प्लस m2। अब देखो इसमें वैल्यूज रखो आप, u1 का मान क्या है आपके पास, है क्या कुछ, v है, चलो 2 को 2 रहने दो, m1 कितना है आपके पास, m है, ये लो रख रहे मान। u1 का मान कितना है भैया, u1 का मान v है, स्मॉल v है, देख ले, प्लस u2 का मान कितना है 0। अब अंदर चाहे कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 4m माइनस m अपोन में m का मान कितना है पहले m, फिर कितना है 4m। अब अपन को इसको सोल्व कर लो, देखो v2 का मान आ जाएगा आपके पास, कितना आ गया 2mv अपोन में कितना हो गया 5m, m से m कैंसिल, 2v अपोन में 5 आ गया कि नहीं आ गया। ये अपने पास v2 आ गया, तो मान चिपका दो यहाँ, ये मान यहाँ चिपका दो सीधा, ये लो, बोलो v2 का मान क्या लिखोगे, क्या सही तो है, देखो कितना है v2 का मान 2v अपोन में 5, v1 का मान 0 है, अपोन में u1 का मान v है स्मॉल v, u2 का मान 0 है, क्या रह गया 2v अपोन में 5, ये v से v कैंसिल, 2/5 यानी कि 0.4, चौथा ऑप्शन नोट कर लो। इतना बड़ा भी नहीं है जितना बड़ा तुम सोच रहे थे। नेक्स्ट पे आ जाए। अरे इसका जवाब तो आप दे दोगे, कौन सा पूर्ण अप्रत्याश टक्कर नहीं है। देखो पूर्ण अप्रत्याश टक्कर की पहचान है कि टक्कर के बाद पिंड क्या करेंगे, साथ साथ गति करेंगे, समझ गया आप, एक साथ जुड़ करके, एक साथ जुड़ करके अगर साथ साथ गति करते हैं, अगर एक साथ जुड़ के अगर साथ गति कर रहे हैं तो वो पूर्ण अप्रत्याश टक्कर है। अब सुनो, पहला कांच की दो गेंदों का टकराना, अरे यार इसमें तो साथ साथ चिपक के थोड़ी जाती है, नहीं जाती। अगला फिर भी देखो, रेत के थैले से गतिशील गोली का टकराना, बिल्कुल है, रेत के थैले में गोली आके धस जाएगी, थैले के साथ साथ जाएगी, फिर वो प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन टकराना, ये भी साथ दोनों युग में बन जाता है। गतिशील कार पर व्यक्ति का कूदना, व्यक्ति कार के ऊपर कूदा, दोनों साथ साथ जा रहे हैं, इसका मतलब नहीं है ये पूछा है, ये तीनों तो है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, फर्स्ट। हाँ
पूर्ण अप्रत्याश का मतलब है टक्कर के बाद पिंडों का पूर्णतः साथ साथ गति करना, क्योंकि पूर्ण अप्रत्याश के लिए प्रत्यावस्थान गुणांक ई का मान 0 होता है, इसलिए दोनों ही अलग होंगे, लेकिन फर्क इतना सा होगा, अप्रत्याश टक्कर में ऊर्जा की हानि होगी, प्रत्याश में ऊर्जा की हानि नहीं होगी। हाँ, लेकिन पूर्ण अप्रत्याश के लिए ये जरूरी है कि साथ साथ गति करेंगे, ये शर्त है उसकी, दोनों साथ साथ ही गति करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु इतने मीटर प्रति वेग से, क्या पूछ रहे हैं इसमें, सीधी लाइन पकड़ो लास्ट की, गतिज ऊर्जा में हानि भैया, टक्कर के बाद गतिज ऊर्जा में हानि डेल्टा के इज इक्वल टू, ये सीधा फॉर्मूला है आपके पास, हाफ m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो, हाफ m1 4 किलो, m2 6 किलो, नीचे आ जाओ 6 प्लस 4, u1 पहला 12, दूसरा अन्य स्थिर वस्तु से तो 0 हो गया ना, स्थिर वस्तु का मतलब 0 हो गया। सोल्व करो, देखो 2 4 24, 2 कितने हो गए ऊपर 12, अरे 2 से 4 2, 2 को 6 से गुणा करो 12, 6 4 10, 12/10 रह गया ना, तो इंटू 12 का स्क्वायर 144, करो कैलकुलेट, कितना आ रहा है देखो, 100 आ गया क्या, 172, बिल्कुल बिल्कुल हो गया, बस सही है, लगभग उसके आसपास से आएगा। इसके प्रत्याश पूर्ण प्रत्याश टक्कर है, ये दोनों जाती है, तो छूट देती है, प्रत्याश टक्कर हो गई, संगठित प्रत्याश जुड़ जाती है, प्रत्याश पूर्ण अप्रत्याश हो गई, पूर्ण हो जाए अप्रत्याश, इसलिए का मान 0 होगा, का मान 0 होगा, तो सिर्फ 1 माइनस में ई हो गए। नेक्स्ट देखो, 3 मीटर प्रति वेग से गतिशील 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड, एक अन्य 1 किलोग्राम के पिंड जो कि 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से विपरीत दिशा में गति करता है, टकराता है, टक्कर के बाद दोनों पिंड चिपक जाते हैं, तो उनका उभयनिष्ठ वेग क्या होगा। थोड़ी देर पहले बताया था, उभयनिष्ठ वेग v इज इक्वल टू m1 u1 माइनस m2 u2, माइनस क्यों, विपरीत होने पर, और एक ही दिशा में होते तो प्लस हो जाता है, अपोन में m1 प्लस m2, मान रखो m1 कितना है 2 है क्या, ये लो, u1 कितना है 3, फिर बोलो m2 कितना है 1, और वेग कितना है 4, फिर आ जाओ m1 कितना था, कितना 3 ही है क्या, अरे छोटे आदमी, तो 3 टोटल छोड़ के अपन स्टेप से लिखेंगे ना पूरा। देखो पहला कितना है 2 प्लस 1, 6 माइनस 4/3, कितना हो गया भैया 2/3 रह गया क्या, 2/3 मीटर पर सेकेंड, कौन सा ऑप्शन आ गया, थर्ड, नोट करो, देखो फटाफट से हो गया। सारे ही न्यूमेरिकल थे तो, नेक्स्ट देखे भैया, अरे भैया तो क्वेश्चन ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, देखो भैया, माना स्मॉल एम द्रव्यमान कोई कण u वेग से विराम अवस्था में स्थित
समान द्रव्यमान के एक अन्य कण से प्रत्यास्थ टक्कर करता है, टक्कर के पश्चात, अरे भाई आपको बता रखा है, अगर एक स्मॉल एम द्रव्यमान का पिंड दूसरे स्मॉल एम द्रव्यमान के पिंड से सीधी टक्कर करता है तो टक्कर के बाद ये दोनों पिंड परस्पर कैसे जाते हैं, लंबवत। ये कोण टोटल कितना होता है, 90 डिग्री। हो गया, कॉन्सेप्ट लिखा रखा है, नोट लगा के देखो आप, 3 लिखा रखा है। नेक्स्ट देखो, 200 ग्राम एवं 500 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुओं के वेग इतने मीटर पर सेकंड और इतने मीटर पर सेकंड है, इनके द्रव्यमान केंद्र का वेग। सुनो, द्रव्यमान केंद्र का वेग VCM वेक्टर इज इक्वल टू, अरे द्रव्यमान केंद्र के वेग का फॉर्मूला है, ज्यादा निकल गया क्या, ये लो 23 वही आ गया। चाल U से गतिमान 4m द्रव्यमान का कोई पिंड ए विराम अवस्था में स्थित 2 मीटर द्रव्यमान के किसी पिंड B से आमने सामने सीधी प्रत्यास्थ प्रकृति का टक्कर करता है, टक्कर के करने के वाले पिंड ए की क्षयित ऊर्जा का भाग। तो देखो भैया, टक्कर करने वाले पिंड की क्षयित ऊर्जा का भाग ये होता है 4m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू रखो, देखो 4 की वैल्यू तो 4 आएगी, m1 कितना है 4m है क्या, 4m, m2 कितना है 2m है, फिर नीचे फिर आ जाओ, m1 कितना है 4m, फिर ये कितना है 2m, इसका क्या किया है स्क्वायर। अब देखो भैया कितने हो गए ऊपर, 4 4 16 और 2 32, तो ऐसे लिख लो ना, 4 × 4 × 2 और m का क्या हो गया स्क्वायर। नीचे बताओ 4 और 2 6, 6m का स्क्वायर यानी कि 36m का स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, कुछ कट रहा है क्या, m स्क्वायर से m स्क्वायर कट गया, काटो भैया, 36 2 से कितनी बार 18, 18 से 16/18 रह गया ना, 4 कितने से काट लो 2 से 8/9। फॉर्मूला याद रखिएगा भैया, ये नोट कर लो अच्छे से, अगर नहीं लिखा हुआ हो आपके पास तो, मैं कह रहा हूं नहीं लिखा हुआ हो तो नोट कर लो। टक्कर करने वाले पिंड की क्षयित ऊर्जा का भाग, उसी नोट में लिख लो, ये कह रहा हूं जहां आपने नोट लिख रहे हैं ना, प्रत्यास्थ टक्कर में अभी तक तो हुआ नहीं है ऊर्जा का क्षय, तो ये जो प्रत्यास्थ टक्कर जिसे कह रहे हैं ना, जिसके लिए प्रत्यावस्थान गुणांक होगा, ऊर्जा का क्षय हमेशा अप्रत्यास्थ में होता है। हाँ यही, और क्या भाई, अपन से अगर ऊर्जा का कितना भाग उसको स्थानांतरित हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ये है, यानी ऊर्जा के दूसरे रूप में नष्ट नहीं हो रहा है। जैसे टक्कर होने पर ऊर्जा का मान ध्वनि या प्रकाश ऊर्जा के रूप में निकलता है ना, उस रूप में ना होकर के एक ऊर्जा दूसरे को ट्रांसफर हो रही है, ये होता है। ये नोट कर लो आप, तो टक्कर करने वाले पिंड की क्षयित ऊर्जा का भाग 4m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। उसी जगह जहां अपन ने 4-5 पॉइंट लिखे थे ना लास्ट में, देखो वहीं एक पॉइंट लिख लेना है, हटा दे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा द्रव्यमान केंद्र का वेग VCM इज इक्वल टू m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर अपॉन में m1 प्लस m2, पढ़ा है ना फॉर्मूला। m1 कितना है देखो 200 ग्राम, और भैया देखो द्रव्यमान तो दे रखा है ग्राम में और वेग दे रखा है किसमें, मीटर पर सेकंड में, यानी चेंज तो करना ही पड़ेगा, चेंज कर लो। बिल्कुल 200 है, 200 को 1000 का भाग दो, 0.2 हो गया ना,
वेग कितना है इसका 10 आई के प्लस तो सही 500 ग्राम यानी 0.5 कितना है 3 आई के प्लस में 5 जे के अपॉन में 0.2 प्लस 0.5 ये लो कैलकुलेशन कीजिएगा 0.2 को 10 से गुणा करो रे कितना आ गया 2 आई के प्लस 1.5 आई के प्लस 2.5 जे के 0.7। अब देखो आई के 2 और 1 3 3.5 तो ही हो गए 3.5 आई के प्लस 2.5 जे के अपॉन में 0.7 0.7 से डिवाइड करो 5 बार जाएगा ये हो गए हैं 5 आई के प्लस 25/7 कह दो ना सीधा ही क्या कह दो इसे 25/7 25/7 जे के मीटर पर सेकेंड कौन सा ऑप्शन है हाँ ऐसे अगर 7 है तो इसके भी नीचे और इसके भी नीचे खैर कोई बात नहीं अब ये गलती तो होती है कौन सा ऑप्शन आ गया 5 आई के प्लस 25/7 जे के पीएल को हो गया द्रव्यमान केंद्र का क्वेश्चन ही अगला क्वेश्चन देखो भाई द्रव्यमान केंद्र क्या है ये क्वेश्चन किसी एक समान ठोस शंकु डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है सीधा फॉर्मूला है बताया हुआ है याद करो एक शंकु ऐसे है इसमें कंफ्यूज मत होना कभी भी ये शंकु की ऊंचाई तो कितनी है h है त्रिज्या इसकी क्या है स्मॉल r है तो शंकु का जो द्रव्यमान केंद्र होता है वो उसके शीर्ष से कितनी दूरी पर है 3h/4 यानी आधार से पूछे तो h/4 शीर्ष से 3h/4 होता है याद रखना कंफ्यूज नहीं होना है तो आधार से कितना हो गया h/4 कहां से पूछ रहा है ये वापस देखो किसी एक समान ठोस शंकु के द्रव्यमान केंद्र की उसके शीर्ष से दूरी z0 है शंकु के आधार की त्रिज्या कैपिटल R है ये लो अपन भी कैपिटल R कर देंगे शंकु की ऊंचाई h है तो z0 का मान यानी शीर्ष से दूरी 3h/4 हो गया डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कार्बन मोनोऑक्साइड के एक अणु में कार्बन और ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच की दूरी 1.1 एंगस्ट्रॉम है ये कार्बन और ये दूसरा अणु कौन सा है ऑक्सीजन कार्बन और ये ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई इनके बीच की जो दूरी है ये आपको दी हुई है 1.1 एंगस्ट्रॉम ये दूरी दे रखी है कार्बन परमाणु का द्रव्यमान 12 AMU यानी 12 एटॉमिक मास यूनिट है और ऑक्सीजन का 16 AMU है कार्बन मोनोऑक्साइड के द्रव्यमान केंद्र स्थित है कार्बन परमाणु से पूछ रहे हैं तो पहले कार्बन परमाणु से निकालें मान लेते हैं कि वो दूरी कितनी है भाई x ले लेते हैं अपन वो दूरी अपन कितनी ले लें x तो बताओ इसकी उस दूरी को अपन निकाल के बता रखा है सवाल शायद ऐसा है आपके पास बिल्कुल है तो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात करने का फॉर्मूला आपके पास ये था RCM वेक्टर इज इक्वल टू याद करो M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर अपॉन में M1 प्लस M2 मैं कार्बन के रेस्पेक्ट में देखूं तो पहला जो मेरे पास परमाणु आ रहा है वो कार्बन का है कार्बन का द्रव्यमान कितना रखोगे आप 12 AMU लेकिन उसके लिए 0 आ जाएगी दूरी क्योंकि वहीं से तो देख रहे हैं अपन भाई स्थिति क्या है कोऑर्डिनेट क्या है कार्बन वाली है प्लस M2 दूसरा कितना है 16 इसकी दूरी कितनी है यहां से 1.1 हो गई है तो एंगस्ट्रॉम में देख लो अपॉन में M1 प्लस M2 12 प्लस 16
सोल्व करो भाई इसे, ये तो 0 हो गया। 16 इंटू 1.1 अपॉन में 12 और 16, 6 2 8 और ये हो गए 28। भाग दो फटाफट से, देखो क्या आंसर आ रहा है। कितना थर्ड आ रहा है? कार्बन परमाणु से 0.63 एंगस्ट्रॉम दूरी पर। देख लो एक बार, चेक कर लो अच्छे से, कंफर्म है, आ गया 0.63 एंगस्ट्रॉम। मुझे चेक करना है क्या, कैलकुलेट करने? कैलकुलेट किया है ना पूरा कंप्लीट। 0.63 कार्बन परमाणु से 0.63 एंगस्ट्रॉम दूरी पर है द्रव्यमान। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, इसमें लास्ट क्वेश्चन देखो, ऐसा क्वेश्चन भी कराया हुआ है आपको, है ना। ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में भी शायद आया हुआ है पहले। इसमें अपन क्या जानते हैं, देखो द्रव्यमान आगुणों का योग M1R1 ये बराबर होता है किसके? M2R2। ये बन गई। अब सुनो ये क्या कह रहा है, D दूरी तक धकेला जाता है, तो भैया ये तो है M1R1 माइनस D दूरी पर धकेल दिया, सही है क्या? तो ये कह रहे हैं दूसरे वाले को कितना धकेले कि वहीं आ जाए, तो उसके बराबर कर देंगे अपन M2, ये है R2, उसको धकेल दिया अपन ने कितना? D डैश, ये D है तो ये D डैश धकेल दिया। अब इसे सोल्व कर लो, M1R1 माइनस M1D, M2R2 माइनस M2D डैश। अब देखो भैया M1R1 बराबर है किसके? M2R2 के, तो M1R1 को किससे काट दो? M2R2 से काट दो, क्योंकि दोनों बराबर ही हैं इसलिए काट दिया आपने। माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो M1D इज इक्वल टू M2D डैश, तो D डैश बराबर M1D अपॉन में M2 है क्या कोई सा? M1 अपॉन में M2 इंटू D, सेकेंड ऑप्शन ना, नोट करो इसे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में पहले अपन 3 टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे उसके, है ना। ऑक्सीजन एक्सपेक्ट करें तो चेंज हो जाएगा भी ये, हाँ दूरी बदल जाएगी ना।